Friends, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 9 in History Women Caste and Reform. प्रीवियस वीडियो बेटा हमने इसकी पहले ही अपलोड कर दी थी, पार्ट 2 वीडियो है. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द वुमेन्स कंडीशन. तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना. तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. धीरे धीरे क्या हुआ 1880 में तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हुआ. काफ़ी सारी वुमेन्स जो थी डॉक्टर टीचर्स बनी. कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे आए जिन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया. तो जो ये रिफॉर्मर्स आए हैं उन्होंने क्या क्या किया है तो वो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करते हैं. ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म. सी जो महिलाएं थीं जिन्होंने लिखना शुरू किया एक राइटर के तौर पे, तो सबसे पहले तो उन्होंने लिखे क्रिटिकल व्यूज, यानी उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस चीज पे कि जो महिलाएं हैं उनका जो स्थान था इंडियन सोसाइटी में, कि उन्हें जो था बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था इतने सालों से. उन्हें कंपेयर किया जाता था जब मेन के साथ, तो उन्हें सेकंड नंबर पे रखा जाता था, मेन को फर्स्ट नंबर पे रखा जाता. तो इस तरह की जो ये प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन वुमेन फेस करती थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ताराबाई शिंदे की, जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं. ये है ताराबाई शिंदे. इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा स्त्री पुरुष तुलना. एक उन्होंने अपना एक पूरा कंटेंट तैयार किया, बुक तैयार की, जिसमें एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो तुलना होती है यानी जो कंपैरिजन होता है उसके बारे में लिखा. और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी जो है वो इतनी बायस्ड है कि वो हमेशा एक डिफरेंस रखती है एक मेन और विमेन के बीच में, जिसमें विमेन जो है उन्हें हार्डशिप्स बियर करनी पड़ती है जबकि जो मेन है उन्हें बहुत से राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं. इनके साथ साथ पंडिता रमाबाई जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है पंडिता रमाबाई. पंडिता रमाबाई के बारे में सबसे पहले जानते हैं. ये थी एक संस्कृत स्कॉलर और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी किस चीज पे? ऑन मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन. जैसे कि हमने ताराबाई शिंदे के बारे में क्या पढ़ा, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी, तो इन्होंने भी एक ऐसी बुक लिखी जिसमें इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से जो हिंदू महिलाएं थी उन्हें अपने घरों में किस तरह की लाइफ जीनी पड़ती थी, कितनी मिसरेबिलिटीज जो थी वो उनको बियर करनी पड़ती थी. इन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया था कि जैसे बहुत से लोग अब महिलाओं की पढ़ाई के लिए सोच रहे थे, इन्होंने एक विडोज होम खोला था. कहाँ? पूना में. तो पंडिता रमाबाई ने जो ये विडोज होम खोला था ना पूना में, वहां पे क्या होता था, ऐसी विधवा महिलाएं जिन्हें की अपने पति की डेथ के बाद बहुत बुरा बर्ताव झेलना पड़ता था अपने इन लॉज के घर पे, तो वो यहाँ पे आके शेल्टर ले सकती थी. उन्हें कुछ इस तरह का काम सिखाया जाता था सो दैट वो अपने लिए आगे चल के अर्निंग्स भी कर सके, यानी वो अपने लिए कोई काम काज भी कर सके, पैसा भी अर्न कर सके. तो उन्हें एक तरह से सेल्फ ट्रेन किया जाता था. तो अब जब इस तरह की चीजें होने लगी, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाने लगा, अगर विडो है तो उनको री मैरिज के लिए अलाउ कर दिया गया, और बहुत सी महिलाएं भी अब महिलाओं के बारे में लिखने लगी थी, तो कुछ ना अलग सी कुछ एक चीजें थी जो नोटिस की गई थी. कुछ ऐसी चीजें जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में नोट की गई वो क्या थी? पहली, ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम्स बिगेन टू अपोज सच विमेन. ऐसे बहुत से हिंदू और मुस्लिम्स जो ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी सोच वाले थे, वो इन महिलाओं को क्या करने लगे? अपोज करने लगे, इनके अगेंस्ट जाने लगे. किन महिलाओं के? वो जो पढ़ना लिखना चाहती थी, वो जो पढ़ लिख कर अब क्रिटिसाइज कर रही थी उन डिफरेंसेस को जो विमेन को फेस करने पड़ते थे. वेल, एक तरफ जहां इन महिलाओं को अपोज किया जा रहा था, दूसरी तरफ एक चीज और जो देखी गई विमेन की तरफ से वो ये थी कि विमेन जो अब तक सिर्फ इसलिए एक्टिव थी, किस चीज के लिए? अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अब दे बिकेम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड प्रेशर टू गिव फीमेल सफरेज. जितनी भी उस दौरान नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी देश को आजाद कराने के लिए, जो हमारे देशवासी नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, विमेन जो थी अब उनमें भी पार्टिसिपेट करने लगी.
ये लोग भी अपने घरों से बाहर आई और इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट का खुद को हिस्सा बनाया। और साथ ही साथ इन्होंने किस चीज के लिए प्रेशर किया कि हमें एक राइट चाहिए, वो है फीमेल सफरेज का राइट। सफरेज वर्ड का मतलब होता है वोटिंग राइट, यानी महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिले। यही कारण थे कि बाद में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया, दे फेवर्ड फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर विमेन। जब इन्होंने देखा कि महिलाएं अपने लिए इतना कुछ कर रही है, इतना एफर्ट लगा रही है, बल्कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी हिस्सा बन रही है, तो इन चीजों की वजह से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बाद में फेवर किया, यानी सपोर्ट किया किस चीज के लिए, कि जो विमेन है उनको भी इक्वालिटी और फ्रीडम मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि इन फ्यूचर उन्हें भी वोटिंग राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। अब क्योंकि जो विमेन थी वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रही थी, इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लगी थी, वोटिंग राइट्स के लिए भी डिमांड करने लग गई थी, तो आपको ये बताते हैं कि आगे चल के कुछ ऐसे एफर्ट्स भी लगाए गए थे जिसमें क्या कहा गया था कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, यानी कि बाल विवाह जो होता है उसे बंद करवा देना चाहिए क्योंकि वो गलत है। और कुछ महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से ही एक ये नतीजा निकला था कि बाद में ईयर 1929 में क्या हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि चाइल्ड मैरिज जो है वो गलत है और उसे इंडिया में बैन कर दिया गया था। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि पुराने जो ये हम टाइम की बात कर रहे हैं, यानी ईयर 1929 की, जबकि चाइल्ड मैरिज जो था उसके ऊपर एक ये रिस्ट्रेंट लगा दिया गया था, तो उस वक्त इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी मैन होगा उसकी एज 18 होनी चाहिए और जो विमेन होगी उसकी एज 16 होनी चाहिए, ओनली देन दे कैन मैरी। लेकिन अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैन की एज 21 होनी चाहिए और एक विमेन की एज 18 होनी चाहिए, ओनली देन दे कैन मैरी। तो अब तक हमने क्या चीज नोटिस की है कि जो बहुत से नोबल मेन थे वो क्या कर रहे थे, विमेन की बेटरमेंट के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे। तो साथ ही साथ बहुत सी विमेन भी थी जिन्होंने क्या किया था, ना सिर्फ स्कूल्स को ओपन किया या कि बहुत से जो डिफरेंसेस थे उनको क्रिटिसाइज किया, बल्कि अपने लिए वोटिंग राइट्स के लिए भी उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेशराइज किया। और साथ ही साथ बहुत से उन्होंने अच्छे जो थे एफर्ट्स लगाए थे फॉर विमेन अपलिफ्टमेंट एंड फॉर विमेन बेटरमेंट। तो उस वक्त क्या चल रहा था, अलग अलग चीजों को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे, जिसमें अभी तक हमने क्या चीज समझी है कि विमेन के लिए रिफॉर्म्स चल रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और थी कि एज many Indians were fighting for women equality, there were many who were fighting against caste discrimination। वही टाइम पीरियड जब हम बात कर रहे हैं ना, ये 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, फिर लेटर ऑन हम देख रहे हैं 20th सेंचुरी में जो विमेन है उनकी थोड़ी बेटरमेंट हुई है कि अब वो भी अपने लिए फाइट कर रही हैं। तो वही टाइम पीरियड में जहां हम ये देख रहे हैं कि बहुत से इंडियंस जो थे विमेन इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे थे, ऐसे में बहुत से इंडियंस थे जो किस चीज के लिए फाइट कर रहे थे, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो ये जात पात का सिस्टम चलता था उसके लिए लोग फाइट कर रहे थे। तो कैसे था ये सब, चलिए इसको भी देखते हैं। वेल, associations like प्रार्थना समाज and परमहंस मंडली worked for abolition of caste system। तो ये दो एसोसिएशंस थी, यानी संस्थाएं कह सकते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन जो हो जाता है कुछ लोगों का। तो सबसे पहले है प्रार्थना समाज और दूसरे है परमहंस मंडली। ये लोग किस चीज के लिए वर्क कर रहे थे, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम की। जो एक कास्ट सिस्टम चलता है, चार जो है कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसमें जो सबसे लोअर कास्ट है उन्हें सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, ये सब चीजों को बंद करवा दीजिए। तो अब क्या चीजें थी ना, ऐसे बहुत सी नई नई चीजें इंडिया में हो रही थी, बहुत से नए नए एफर्ट्स लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से एक तो कास्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, दूसरा जो लो कास्ट के लोग थे उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने क्या किया, दे बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट ग्रुप्स। क्रिश्चियन मिशनरीज यानी ऐसे लोग जो क्या चाह रहे थे, अपने धर्म को फैलाना चाहते थे, इन्होंने स्कूल्स खोले, किनके लिए, आदिवासियों के लिए यानी ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, और जो लोअर कास्ट ग्रुप्स थे।
पुराने टाइम में क्योंकि ये जो दो ग्रुप्स होते थे, चाहे लोअर कास्ट ग्रुप है चाहे ट्राइबल ग्रुप है, इन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, तो स्पेशली इनके लिए स्कूल खोले गए। देखिए एक एफर्ट लगाया जा रहा है उनकी बेटरमेंट के लिए। और क्या हुआ, इवन द पुअर बिगेन शिफ्टिंग टू द सिटीज एंड अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ वर्क। ना सिर्फ ये कि और लोग जो है उनके लिए वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि उनके लिए स्कूल सेटअप कर दो, या कि कुछ ऐसी एसोसिएशंस है जो उनके लिए वर्क कर रही है, बल्कि जो खुद ये पुअर लोग थे या जो ऐसे कह सकते डाउन ट्रोडन थे, उन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में जाना शुरू कर दिया ताकि क्या कर सके, अपने लिए नया काम ढूंढ सके। अब यहाँ पे ना इनके पास दो कारण थे। जब हम बात कर रहे हैं ना कि सिटीज में शिफ्ट हो रहे थे और अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे थे, तो दो कारण थे। एक, इन्हें काम चाहिए था। दूसरा ये होता था कि जैसे विलेजेस में जहां आप कई सालों से रह रहे हो और लोगों को पता है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो जो जमींदार होते थे या जो अपर कास्ट लोग होते थे वो इन्हें बहुत ज्यादा तंग परेशान करते थे, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो ऐसी चीजों से भी बचने के लिए इन्होंने ये सोचा कि चलो हम किसी नए शहर में चलते हैं, नए देश में चलते हैं, जहां हमें एक डिस्क्रिमिनेशन से बचने का मौका मिल जाएगा, दूसरा हमें काम मिल जाएगा। राइट, तो यही चीज हम आगे बात कर रहे हैं कि इससे इन्हें क्या फायदा होता था कि दिस नॉट ओनली गेव देम अ चांस टू अर्न मनी बट आल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द ह्यूमिलिएशन दैट दे हैड टू फेस फ्रॉम द अपर कास्ट लैंड ओनर्स। जैसे ही हमने भी बात की ना कि दो कारण थे, तो यहाँ पे इन्हें क्या चीज का फायदा हो रहा है, एक पैसा कमाने का मौका मिल रहा है क्योंकि शहरों में फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े देशों में और ज्यादा काम होता है, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे आपको आसानी से काम मिल जाता है और पैसा अर्न करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पुराने विलेजेस के जो सिस्टम चला आ रहा था कि लोगों को तंग परेशान करते थे जो लो कास्ट के लोग थे, तो वैसी जो एक इन्हें ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती थी, जो एक बेइज्जती होती थी, जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनके साथ गलत बर्ताव होता था, अब ये लोग उससे भी इस तरह से बच सकते थे। तो अब जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे इस तरह की चीजें होने लगी कि बहुत सी एसोसिएशंस भी फाइट कर रही हैं, इनके लिए स्कूल्स खुल रहे हैं, लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि उस जगह से ही शिफ्ट हो जाओ, ये सब चीजें चल रही थी, तो 19th सेंचुरी में हमने क्या नोटिस किया कि बाय सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी कास्ट जो क्या थी, नॉन ब्राह्मण कास्ट थी, राइट, इन्होंने भी अब अपनी तरफ से मूवमेंट्स जो थी वो छेड़ दी थी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये बहुत सालों से एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हार्डशिप्स बियर करने पड़ते हैं। रीजन इज दिस कि हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन हमने शुरू में पढ़ा ना कि एक क्या होता था, उन्हें क्या कहा जाता था, ये पॉल्यूटिंग है, अनटचेबल कहा जाता था कि इनको छुओ मत, फिर उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे, उन्हें कॉमनवेल्थ से पानी नहीं भरने देते थे। तो इस तरह की जो एक बुरी चीजें चल रही थी, अब उन सबको खत्म करना चाहते थे लोग। तो जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट थे उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट्स जो थी वो छेड़ दी और क्या कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दिया जाए। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए, अपने जॉब्स चेंज करने शुरू कर दिए। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि शूद्रास जो होते थे उन्हें क्या काम करना पड़ता था, लेबर क्लास का काम करना पड़ता था, पेजेंट्स की लाइफ जीनी पड़ती थी। इन लोगों ने ना अपना काम चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत से लोग जो कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया, आर्मी ज्वाइन कर ली, कि इन्होंने अपना काम ही चेंज कर दिया, अपनी प्लेस चेंज कर दी, सो दैट इन्हें कोई इस तरह से रैंक कर ही ना पाए कि आप लो हैं क्योंकि आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं या कि आप कोई ऐसा लेबर क्लास का काम कर रहे हैं, तो इनमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई बंदा कर ही ना पाए। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल लें तो बी आर अम्बेडकर, जिन्हें कि आप इमेज में देख रहे हैं, इनके जो फादर थे वो एक टीचर थे, कहाँ पे, आर्मी स्कूल में, राइट। तो हमने भी बात की ना कि मार कम्युनिटी के लोग जो थे वो आर्मी ज्वाइन करने लगे थे कि हम ये सारी चीजों से बाहर निकलते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कि बेसिकली क्या किया था, फॉट किया था फॉर दलित मूवमेंट, वो कौन थे, वो एक टीचर थे आर्मी स्कूल में। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इस तरह से बी आर अम्बेडकर ने भी क्या किया था, एक मूवमेंट चलाई थी क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। जब हम बात कर रहे हैं ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था, तो उसके लिए ना नंबर ऑफ मूवमेंट्स चले थे। जैसे हमने बात की ना कि नॉन ब्राह्मणिकल जो कास्ट थी उन्होंने, तो अब हम उन्हीं कुछ मूवमेंट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सतनामी मूवमेंट के बारे में। सतनामी मूवमेंट जो थी ना, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में चली थी। इसे चलाया था गुरु घासीदास ने। अब जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, घासीदास जी,
ऐसे लोग जो लेदर का काम करते थे, क्योंकि लेदर का काम जो करना पड़ता है ना वो एनिमल स्किन का यूज होता था, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो ये लेदर का काम करते थे, लेदर वर्कर्स होते थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया करते थे क्योंकि उन्हें पॉल्यूटिंग कहा जाता था। तो सतनामी मूवमेंट में इन्होंने सबसे पहले, घासीदास जी ने क्या किया, उन लोगों के लिए काम किया, उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया, सो दैट उनके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही साथ हरिदास ठाकुर जो थे, इन्होंने क्या शुरू किया, एक मतुआ सेक्ट शुरू किया। इसमें जो चंडाल कल्टीवेटर्स थे, अब चंडाल भी एक ऐसा ग्रुप है, आप सोशल ग्रुप समझ सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था इंडिया में, तो उनकी बेटरमेंट के लिए कौन आ गया है, हरिदास ठाकुर। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने बात की थी पहले महिलाओं के लिए, उनके लिए अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप्स आए थे, तो अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए भी अलग अलग लोग और अलग अलग ग्रुप्स क्या कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। ऐसे ही और कौन लोग थे, well in Kerala Shri Narayan Guru from Ezhava caste supported the idea of unity। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये है श्री नारायण गुरु। इन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट को क्या कहा कि हमें एक यूनिटी के साथ जीना चाहिए, हमें एक दूसरे को अनइक्वल या कि अपने से कम या ऐसा कुछ नहीं ट्रीट करना चाहिए। कि इन्होंने क्या कहा कि ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द कास्ट बेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 4 जो ग्रुप्स थे उसमें बटा हुआ था हमारा कास्ट सिस्टम, तो जो सबसे लोएस्ट रैंक पे आते थे उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया जाता था। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कास्ट बेसिस पे अनइक्वल बना देते हैं ना लोगों को, कि तुम हाईएस्ट कास्ट से हो, तुम लोएस्ट कास्ट से हो, तो तुम्हें ये सब चीजें जो है फेस करनी पड़ेंगी, वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह के एक और शख्स थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम था ज्योतिराव फूले। तो जिन्हें यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं, ज्योतिराव फूले, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1827 में। अब ये भी एक लो कास्ट लीडर थे, हु हैड स्टडीड इन मिशनरी स्कूल। हमने पहले बात की ना कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो लो कास्ट और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कूल्स शुरू किया करते थे, तो ज्योतिराव फूले भी एक मिशनरी स्कूल से पढ़े लिखे थे। सबसे पहले इन्होंने जो काम किया वो ये था, he attacked the Brahmins claim that they are superior because they were Aryans। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण्स हमेशा ये क्लेम करते हैं कि हम हैं आर्यंस, तो इस वजह से हम लोग आप लोगों से सुपीरियर हैं, आप लोगों से बेटर हैं। तो इस चीज पे जो ये क्लेम था इनका, एक जो दावा था, उसको अटैक करने के लिए ज्योतिराव फूले ने क्या कहा, उन्होंने बताया, he argued that Aryans are foreigners who defeated the real residents of this country and started treating them as low caste। अगर आप पास्ट में जाते हैं, कोई आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलती है या कोई ऐसी बुक जो है आपको रीड करने को मिलती है, तो आपको ये पता चलेगा कि आर्यंस बेसिकली एक ऐसा ग्रुप था जो इंडिया में आया था। इंडिया के रहने वाले लोगों को इन्होंने हरा दिया था युद्ध में, और उन्हें जो रियल रेजिडेंट्स थे अपनी लैंड छोड़ के इंडिया के बाकी हिस्सों में शिफ्ट होना पड़ा था, और आर्यंस जो थे इन्होंने इंडिया के मेजर पार्ट पे आप समझ सकते हैं कि अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो ज्योतिराव फूले ने क्या बोला कि अगर ब्राह्मण्स ये कहते हैं कि हम आर्यंस हैं और हम हाई कास्ट के लोग हैं, तो उन्होंने समझाया कि आप लोग तो फॉरेनर्स थे, आप यानी इस धरती के तो रहने वाले थे ही नहीं, जो यहाँ के रियल रेजिडेंट्स हैं आपने आके उन्हें हरा दिया, और बिकॉज वो आपसे हार गए थे इसलिए आपने क्या कहना शुरू कर दिया कि आप लोग लो कास्ट है, और उनके साथ आपने गलत बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो ये एक उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी लो कास्ट के लोग थे उन्हें कहा कि आप यूनाइट अप हो जाइए और फाइट कीजिए, यानी कि आप एकजुट हो जाइए और आपके साथ जो ये गलत बर्ताव होता है उसके अगेंस्ट आप लोग क्या कीजिए, फाइट कीजिए, सो दैट आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो पाए। अब ज्योतिराव फूले ने एक और काम किया, ही फाउंडेड अ सत्य शोधक समाज टू प्रोपगेट इक्वालिटी। इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड अप की जिसका नाम रखा सत्य शोधक समाज, और इनका मेन जो ये प्रोपगेट करते थे, जो चीज का प्रचार करते थे, वो क्या था, इक्वालिटी, यानी जितने भी मनुष्य हैं उन सब में इक्वालिटी है, आप किसी भी मनुष्य को कम या ज्यादा नहीं बता सकते। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी 1873 में जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी। तो जो ये बुक इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, इस बुक की क्या खासियत थी कि इट वाज डेडिकेटेड टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु फॉट टू फ्री स्लेव्स। अब ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी 1873 में, हालांकि इसमें मेन मुद्दा क्या था कि उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही लिखा, लेकिन
इसे उन्होंने डेडिकेट किसे किया? अमेरिकन्स को, उन अमेरिकन्स को जिन्होंने स्लेव्स को फ्री करने के लिए फाइट किया था। जब ये बुक लिखी गई थी इससे कुछ समय पहले क्या चीज हुई थी? अमेरिका में एक पूरा, आप कह सकते हैं कि लोगों ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। पुराने टाइम में क्या होता था ना, लोग स्लेव्स परचेज किया करते थे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें आप आपके घर में, आपके खेतों में काम पे लगाएंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था क्योंकि वो आपके स्लेव होते थे, गुलाम होते थे। तो ज्योतिराव फूले जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिख रहे थे, उन्होंने अपना जो दायरा था सोच को उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जब उन्होंने अमेरिकन्स को उस बुक को डेडिकेट कर दिया। उन्होंने सिर्फ इस चीज को इस तक लिमिट नहीं रखा कि इंडिया में जैसे कास्ट के बीच में फर्क होता था, उन्होंने ये चीज भी देखी कि अगर इंडिया से बाहर चले जाएं तो आपने देखा होगा कि जो व्हाइट लोग हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं ब्लैक्स के साथ। तो इस चीज पे भी उन्होंने कह सकते हैं कमेंट किया था अपनी बुक के थ्रू। अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं सो दैट जो लोग आज से उन्हें जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है वो खत्म हो सके, इंडिया में इस तरह की जो बुरी प्रथा है वो खत्म हो सके। ऐसे ही इस तरह के रिफॉर्म को और किस इंसान ने कैरी फॉरवर्ड किया? बी आर अम्बेडकर ने। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कौन है? बी आर अम्बेडकर। वेल ही वॉज फ्रॉम महार कम्युनिटी। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि ये महार कम्युनिटी के थे और इनके फादर क्या थे? टीचर थे, राइट? तो ये महार कम्युनिटी के थे और इन्होंने क्या चीज फेस की थी अपनी लाइफ में? वेल ही हैड फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इवन इन हिज स्कूल एज ही हैड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। बिकॉज ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो ऐसी बहुत सी कास्ट थी जो क्या करती थी, इन्हें अपने साथ मिक्सअप नहीं होने देना चाहती थी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इन्होंने किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नोटिस किया था? बचपन में ही इनके साथ क्या होता था कि जब ये स्कूल पढ़ने जाते थे इन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था। देखिए आज के टाइम में हमारे कंट्री में कितना अच्छा सिस्टम है कि जब कोई बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो नोबडी आस्क्स देम कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट अंबेडकर जी के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर स्टडीज इन यूएस ही केम बैक इंडिया इन 1919। यूएस में जाके इन्होंने अपनी हायर स्टडीज प्राप्त की और उसके बाद जब ये 1919 में इंडिया वापस आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले क्या चीज बिगिन की? राइटिंग अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट। कि जो अपर कास्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, यानी एक अपना रोब रखते थे, दूसरों को अपने से कम समझते थे और सबको ये कहते थे कि हम तुमसे हायर लेवल पे हैं। तो उस चीज के अगेंस्ट इन्होंने सबसे पहले तो लिखना शुरू किया, उस चीज को गलत ठहराना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? वेल ही लेड अ टेम्पल मूवमेंट फॉर एंट्री ऑफ लो कास्ट पीपल इन टेम्पल्स। 1927 में बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत मेजर मूवमेंट की। वो ये थी कि जैसे कि हमने शुरुआत में चैप्टर में ये पढ़ा था कि लो कास्ट के लोगों को टेम्पल में नहीं जाने देते थे, तो इन्होंने कहा ये गलत है और इन्होंने अपनी एक मूवमेंट जो थी शुरू की कि जितने भी लो कास्ट पीपल हैं उन्हें टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया था ना, 3 सक्सेसफुल टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो थी उसको लीड किया था। और 1927 से 1935 यानी 1927 से लेकर 1935 के टाइम पीरियड में इन्होंने ऐसे 3 मेजर ये मूवमेंट्स कंडक्ट किए थे और ये उसमें सक्सेसफुल रहे थे। तो अब तक हमने जाना कि बी आर अम्बेडकर जिन्होंने बचपन में अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन झेला था, उन्होंने आगे चल के कितना कुछ किया लो कास्ट के लोगों की बेटरमेंट के लिए। ऐसे ही एक और इंसान थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है ईवी रामास्वामी नायकर। इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता था, वो है पेरियार। अब जो पेरियार थे ना, शुरुआत में ये एक असेटिक थे। असेटिक का मतलब होता है जैसे साधु संत होते हैं ना, सन्यासी हो। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ? लेटर ही जॉइंड कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी थी ये उसका हिस्सा बने। बट जब ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने ना तो कुछ समय बाद इन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। अब उसके पीछे भी जो कहानी है वो ये थी कि इन्होंने उसे क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट मेड ऑन द कास्ट बेसिस। पेरियार ने ये चीज नोटिस की थी कि जब भी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुआ करते थे, कहीं पे बैठ के उन्हें मीटिंग करनी होती थी या कि कहीं पे बैठ के उन्हें डाइन अप करना पड़ता था, तो उन्होंने ये नोटिस किया था कि जानबूझकर इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता था जिसमें क्या होता था कि हाई कास्ट के लोग एक तरफ होते थे और लो कास्ट के लोगों को थोड़ा दूरी पे बिठाया जाता था,
तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि कांग्रेस जो देश के लिए इतना कुछ कर रही थी, एक मूवमेंट्स भी चला रही है और देश के हक के लिए इतना कुछ कर रही है, वहां पे भी अभी भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, यानी लोगों के बीच में फर्क किया जा रहा था। इसी कारण उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने क्या किया, ही फाउंडेड अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी जो हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक आत्म सम्मान है, उस नाम से इन्होंने एक अपनी मूवमेंट चलाई। और इन्होंने क्या चीज के लिए आर्ग्यू किया, ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स आर द ओरिजिनल होल्डर्स ऑफ तमिल एंड द्रविडियन कल्चर एंड ब्राह्मण्स आर आर्यंस हु डिफीटेड देम। हमने अभी पढ़ा था ना, जब हम बात कर रहे थे किनके बारे में, ज्योतिराव फूले के बारे में, तो हमने क्या कहा था, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो आर्यंस थे वो बेसिकली कौन थे, फॉरेनर्स थे, जिन्होंने इंडिया के रियल रेजिडेंट्स को हरा दिया था और बाद में लो कास्ट का बताने शुरू करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने लग गए थे। अब जो नायकर हैं उनके बारे में भी हम क्या चीज पढ़ रहे हैं कि उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि आज जिन लोगों को आप अनटचेबल कहते हैं, जिन्हें आप अछूत कहते हैं, वो बेसिकली कौन है, वही वो ओरिजिनल होल्डर्स हैं तमिल और द्रविडियन कल्चर के, जिन्हें ब्राह्मण्स ने, जो एक्चुअली में क्या है, आर्यंस जो हैं, उन्होंने हरा दिया था और हराने के बाद उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। अब ना सिर्फ इन्होंने ये अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया, एक अपना एक पक्ष रखा, साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि he was critic to Hindu scriptures as he believed that they were used by Brahmins to claim their dominance over low caste and by men to claim their dominance over women। कुछ ऐसे पुराने ग्रंथ जो थे, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, उसको भी थोड़े क्रिटिक थे उन चीजों के, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये क्या चीज है। उनकी एक सोच जो थी वो ये थी, उनको ये लगता था कि ब्राह्मण्स ने उन स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है ताकि जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो अपनी डोमिनेंस दिखा सके लो कास्ट के लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ पुरुषों ने उसे इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि वो अपनी डोमिनेंस दिखा सके महिलाओं के ऊपर। तो अब तक हमने क्या चीज देखी कि अलग अलग जो ये लीडर्स थे, चाहे वो ज्योतिराव फूले हैं, चाहे वो ईवी रामास्वामी नायकर हैं, या कि बी आर अम्बेडकर हैं, या कि जैसे गुरु घासीदास हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं ये समझाने के लिए कि जो ये कास्ट सिस्टम है ये सही नहीं है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये सही नहीं है। तो इस तरह के जो ये क्लेम्स करते थे ना, इसकी वजह से ये क्या चीज देखने को मिल रही थी कि such type of claims made by these leaders were not only accepted by many but were also challenged by various groups। हालांकि जो ये तर्क दे रहे थे इन्हें बहुत से लोग सही मान के एक्सेप्ट भी कर रहे थे, पर ये भी देखा गया कि बहुत से लोगों ने इन्हें चैलेंज किया, यानी इन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप सही नहीं है। अब देयर वर मेनी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स हु सपोर्टेड कास्ट सिस्टम। जहां पे ये इतने सारे जो लीडर्स हैं क्या चाह रहे हैं, कास्ट सिस्टम को आप खत्म कर दीजिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आप खत्म कर दीजिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे तर्क भी दिए हैं, बताया है कि किस तरह से ये चीजें गलत है। तो दूसरी तरफ ऐसे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स, ऐसे लोग जो अभी भी पुरानी सोच के साथ ही चलते थे, उन लोगों ने इस चीज को गलत बताया, चैलेंज किया और क्या सपोर्ट किया कि नहीं, कास्ट सिस्टम जो चल रहा है इंडिया में वो सही है और वो वैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसे कौन से ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे कास्ट सिस्टम को, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। वेल, ऐसी बहुत सी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज थी, जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वहां पे थी सनातन धर्म सभा और दूसरी थी भारत धर्म महामंडल। बंगाल में थी ब्राह्मण सभा। तो ये कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जो क्या कह रही थी उन लीडर्स को जिन्होंने कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्या बोला कि आप गलत हैं। रीजन इज दिस कि इन्होंने क्या कहा, दे अपहोल्ड कास्ट सिस्टम एज कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने कहा कि हिंदुइज्म का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कास्ट सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये सही है, ये जिस तरह से प्रिवेल हो रहा है ये सही है। तो हमने क्या चीज समझी है कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ सोसाइटीज और ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, इसे चलने दीजिए क्योंकि ये सही है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं, अपने चैप्टर की लास्ट में हम ये समझ पा रहे हैं कि एट लास्ट वी कैन से दैट टिल नाउ various struggles have been done
for the betterment of women and low caste in India, and still they are going on in the present times too. यानी आज के टाइम पीरियड तक बहुत से स्ट्रगल्स हुए हैं, किस लिए? ताकि विमेन और लो कास्ट लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जा सके, कहाँ? इंडिया में। लेकिन आज भी इन चीजों को कंटिन्यू